वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 2 चैप्टर का नाम विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिदिन 7 बजे यह लाइव क्लास चालू होता है, तो सभी विद्यार्थी ये 7 बजे शाम को इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और परासरण दाब का कितना नियम होता है इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो परासरण दाब का उत्तर यहाँ जानेंगे। जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों के किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। अर्थात समझेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता के जब विलयन को अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा जब इसको अलग करते हैं तो कम सांद्रता के जो विलयन होते हैं अधिक सांद्रता के क्या होते हैं, अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। इस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो परासरण दाब को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वायुमंडल होता है। तो समझ में आ गया होगा कि परासरण दाब क्या है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे परासरण, अब हम लोग पढ़ रहे हैं परासरण दाब। तो अगर परासरण नहीं जानते हैं, झिल्ली नहीं जानते हैं, तो यदि उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो परासरण दाब का अर्थ यह होता है कि जब कोई विलयन को कम सांद्रता से क्या करते हैं, अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, जब भेजते हैं तो उसके अणु क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं, और जिसके कारण उसके झिल्ली पर एक दाब लगता है और उस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब का मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के कितने नियम हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे परासरण दाब के नियम और यहाँ आगे लिखेंगे परासरण दाब का 2 नियम हैं। परासरण दाब का नियम 2 है। परासरण दाब के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। पहला नियम का क्या नाम है, तो पहला नियम, और यहाँ लिखेंगे दूसरा नियम। तो पहला नियम है बायल वांट हाफ का नियम। बायल वांट हाफ का नियम। और दूसरा जो नियम है चार्ल्स वांट हाफ का नियम। तो परासरण के कितने नियम होते हैं, तो परासरण दाब के जो है नियम 2 होते हैं। पहला नियम है बायल वांट हाफ का नियम और दूसरा जो नाम है चार्ल्स वांट हाफ का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे बायल वांट हाफ का नियम क्या है और उसके बाद पढ़ेंगे चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या है। अब यहाँ नोट करेंगे बायल वांट हाफ का नियम। तो बायल वांट हाफ का नियम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, मैंने बायल वांट हाफ के नियम के अनुसार तो स्थिर ताप पर
किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। तो बायल वांट हाफ का नियम बहुत ही आईएमपी है, लेकिन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी याद हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी विलयन का क्या परासरण दाब, ध्यान दीजिए, परासरण दाब उसके क्या सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस नियम को बायल वांट हाफ का नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात, और यहाँ लिखेंगे जो P जो है P अनकर समानुपाती, P समानुपाती क्या है C, माने P का मतलब परासरण दाब ये सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस कितना आसान है, परासरण दाब क्या है, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे बस आगे यहाँ क्या जोड़ना है, स्थिर ताप, माने इनके जो नियम था वो क्या था, स्थिर ताप पर यह नियम बना था। तो स्थिर ताप पर क्या कहेंगे, यहाँ पर स्थिर ताप पर क्या है, परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, बायल वांट हाफ का नियम कहलाता है। अर्थात P अनुक्रमानुपाती क्या कह सकते हैं, C, इसका नाम अनुक्रमानुपाती भी है और क्या है, समानुपाती है। तो रसायन विज्ञान में समानुपाती कहेंगे और भौतिक विज्ञान में इसको अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। जब इसको हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो अगला लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर P बराबर हो जाएगा KC, क्या हो जाएगा, P बराबर क्या गया, KC, जहाँ K क्या है, तो लिखेंगे जहाँ K एक क्या है, स्थिरांक है, जहाँ K एक स्थिरांक है, जहाँ K क्या मानेंगे, स्थिरांक है। तो समझ में आ गया होगा बायल वांट हाफ का नियम क्या है, कि परासरण दाब उसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन उसका ताप जो रहेगा क्या रहेगा, स्थिर रहता है। तो इस नियम को अपने कॉपी में लिख लीजिए, यह नियम कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है और इसको अच्छे से क्या कीजिए, तैयार करते चलिए। तो बायल वांट हाफ का नियम तो समझ में पूरा आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स वांट हाफ का नियम। तो चार्ल्स वांट हाफ का क्या नियम है, तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, और यहाँ पे जो है इनका जो नियम को लिखेंगे। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन की परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं बायल वांट हाफ का नियम में, यहाँ पढ़े हैं स्थिर ताप पर, तो यहाँ उसमें जो था स्थिर ताप था, और चार्ल्स वांट हाफ के नियम में क्या बोलेंगे, स्थिर सांद्रता पर। ध्यान दीजिएगा, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके क्या परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम कहलाता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं परासरण दाब किससे प्रदर्शित करते हैं, तो परासरण दाब P से, और परम ताप मतलब किससे दिखाएंगे, T से। तो यह क्या हो जाएगा, परासरण दाब उसके परम ताप के क्या है, समानुपाती होता है। और किस पे रहेगा, तो स्थिर सांद्रता पर, किस पर, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर यहाँ लिख देंगे, सांद्रता पर जो है परासरण दाब उसके परम ताप के क्या है, यह चिन्ह जो बना है किसका चिन्ह है, तो समानुपाती का चिन्ह है। तो समानुपाती होता है, चार्ल्स वांट हाफ का नियम कहलाता है। तो इसका उत्तर सिर्फ इसी में छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको हटाएंगे, इस चिन्ह को जब हटाया जाएगा तो क्या लिखेंगे, P बराबर KT। अब ये के क्या है, तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर, या इसके सामने लिख देंगे, जहाँ के एक क्या है, एक स्थिरांक है, स्थिरांक है। तो समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स वांट हाफ का नियम और बायल वांट हाफ का नियम क्या है।
बस थोड़ा सा अंतर है। बस यहाँ पे क्या था, उसमें ताप था तो इसमें क्या बोलेंगे, सांद्रता। और यहाँ पे क्या पहले था, टी के जगह पे उसमें क्या था, सी था, और इसमें क्या है तो टी है। बस एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो चार्ल्स वाल्ट हाफ का नियम और बायल वाल्ट हाफ का नियम तो पूरा समझ में आ गया। अब इन्हीं दोनों नियम की सहायता से एक समीकरण बनेगा। उस समीकरण का नाम होगा आदर्श विलयन का समीकरण। तो आदर्श विलयन का समीकरण कैसे बना, तो इन्हीं दोनों नियम को जब संयुक्त किया जाएगा तो हमारा नियम क्या बन जाएगा, आदर्श विलयन का समीकरण का नियम बन जाएगा। तो अब अगला हमारा हेडिंग रहेगा आदर्श विलयन का समीकरण। तो आदर्श विलयन का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे बायल वांट हाफ तथा चार्ल्स वांट हाफ के नियमों को संयुक्त करने पर, नियमों को क्या करने पर, संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन समीकरण कहते हैं। अर्थात बायल वाल्ट हाफ का जो नियम और चार्ल्स वाल्ट हाफ के नियमों को क्या करेंगे, संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श विलयन समीकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो बायल का पहला नियम लेंगे और क्या लेंगे, दूसरा नियम लेंगे। तो अर्थात लिख करके, तो बायल का प्रथम नियम क्या था, तो बायल का जो नियम था पी अनकर्मानुपाती क्या था, सी था। तो समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। ये किसका नियम है, तो बायल का नियम है कि परासरण दाब सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और अगला जो हमारा जो नियम है, जो चार्ल्स का नियम क्या है, तो पी समानुपाती टी। तो परासरण ताप परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब बन गया समीकरण नंबर 2। अब यह दोनों समीकरण को संयुक्त करेंगे तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, संयुक्त करने पर। तो बायल का जो नियम और चार्ल्स का जो नियम है, दोनों नियमों को क्या करेंगे, अब संयुक्त करेंगे। तो संयुक्त कैसे किया जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, यह P है और यह P है, तो P यहाँ पे P नीचे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। चिन्ह तो चिन्ह को उतार लेंगे। और यहाँ पे क्या है, तो C है, T है, तो यहाँ लिखेंगे C और यहाँ का लिखेंगे T। बस हो गया संयुक्त। एक बार ध्यान दीजिए, P उतार दीजिए, चिन्ह को उतार दीजिए, यहाँ से C उतार दीजिए, यहाँ से T, तो C T हो गया। अब इसको जब हटाएंगे, इस चिन्ह को जब हटाएंगे, समानुपाती को जब हटाएंगे, तो यहाँ जब समानुपाती हटेगा तो यहाँ लिखेंगे P बराबर RCT। अब R क्या है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ R लिख देंगे आदर्श, जहाँ R क्या नाम है, आदर्श गैस स्थिरांक है। जो R का नाम क्या है, आदर्श गैस स्थिरांक नाम इसका है। किसका नाम है, R का आदर्श गैस स्थिरांक इसका नाम है। तो समझ में आ रहा होगा कि बायल का नियम और चार्ल्स के नियमों को क्या किया गया, यहाँ पे संयुक्त किया गया। और जब इस चिन्ह को हटाए तो R, जहाँ R क्या है, आदर्श गैस स्थिरांक है। अब सांद्रता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि C बराबर होता है N/V, मोलों की संख्या बटा क्या होता है, आयतन।
अब ये सी को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे और उसके जगह पे यन बटा भी को यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, P बराबर, अब ये P बराबर, अब यहाँ का उतरेगा R, C को हटा दीजिए, क्या लिखेंगे, यन बटा भी और यहाँ का लिख देंगे T। तो समझ में आ रहा होगा। अब जो यहाँ से यह भी को इसके पास भेज देंगे, ऐसे यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो P का गुणा जब भी में करेंगे तो क्या बन जाएगा, PV। तो बन जाएगा यहाँ पर PV बराबर RNT। तो यह जो समीकरण बना, इस समीकरण को क्या कहेंगे, आदर्श विलयन का समीकरण। तो नीचे लिख देंगे यही, अब यहाँ नीचे लिखेंगे यही क्या है, आदर्श, यही आदर्श हो गया विलयन, आदर्श विलयन का समीकरण है। विलयन का क्या है, समीकरण है। तो समझ में आ गया होगा कि आदर्श विलयन समीकरण क्या है। तो इसमें दो नियमों को संयुक्त किया गया है, बायल का नियम और चार्ल्स के नियमों के द्वारा जो समीकरण बना है, इस समीकरण को ही क्या कहेंगे, आदर्श विलयन समीकरण। अब इसमें कुछ थोड़ा विशेष के बारे में जानकारी रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आदर्श, जो अभी पढ़े हैं विलयन समीकरण, क्या सूत्र था, तो PV बराबर था, PV बराबर RN क्या था, T था। तो PV RNT। तो R का नाम क्या बताए हैं, तो R का नाम है आदर्श गैस स्थिरांक और N का नाम क्या है, तो N का नाम है मोलों की संख्या और T का क्या नाम है, परम ताप। अब यहाँ पे जो है यन का सूत्र लिख देंगे। अब यन का क्या सूत्र होता है, तो यन बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। भार बटा क्या होता है, अणुभार। तो भार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो W से, और अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम से। अब यहाँ पे जो है R को हटा देंगे और R के जगह पे क्या लिखेंगे, W बटा यम। तो अब यहाँ लिखेंगे PV बराबर R उतर जाएगा, यन को हटा देंगे और यन के जब क्या लिखेंगे, W बटा यम इंटू T। अब यह भी को नीचे भेज सकते हैं, तो P बराबर हो जाएगा RWT बटा और नीचे भी जाएगा तो क्या बनेगा, यम भी। यह किसका सूत्र आ गया, तो यह जो सूत्र बना है परासरण दाब का सूत्र बन गया। किसके किसके संबंध में है, तो यह क्या है, भार है और यह क्या है, परम ताप, यह अणुभार और आयतन के पदों में यह सूत्र बना है। इस सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा आगे चल के। तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। तो R का मान कितना होता है, तो R का मान भी यहाँ नोट कर लीजिए। R बराबर कितना होता है, तो लिखेंगे R बराबर होता है, यहाँ चुकी लिख लीजिएगा, और R का मान होता है 0.0821 और यहाँ लिखेंगे लीटर वायुमंडल। लीटर क्या होता है, वायुमंडल प्रति, क्या होता है, प्रति हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे डिग्री मोल। तो यहाँ पे प्रति इसके बटे के नीचे लिखिएगा डिग्री प्रति क्या होता है, मोल। तो R का मान याद रखेंगे 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल होता है। तो इस मान को समझ में आ गया होगा और यह सूत्र को याद रखेंगे किसके लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वाष्प दाब क्या होता है। तो यहाँ अब वाष्प दाब की अब परिभाषा को समझेंगे कि वाष्प दाब क्या है। तो इसका उत्तर है, जब किसी विलयन का जो परासरण दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। परासरण दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में क्या हों, बराबर होते हों,
इस दाब को क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहते हैं। तो नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो? बराबर होता है, तो इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अर्थात परासरण दाब वायुमंडलीय दाब आपस में क्या हो जाएं? बराबर होता है, तो इस दाब को क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। परिभाषा को अपने कॉपी में लिखते चलिए, जिससे क्या होगा? आपको याद भी होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समदाबी विलयन। समदाबी विलयन क्या होता है? अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे समदाबी विलयन। समदाबी विलयन की परिभाषा समझेंगे। बहुत आसान परिभाषा है। समदाबी, सम माने बराबर, दाबी माने दाब, माने दाब इसका क्या हो? समान हो। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होता है। समदाबी का मतलब हो गया कि वाष्प दाब क्या हो? समान होता है, उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा इसका भी है कि समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या हो? समान होता है, उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। तो आज का पढ़ाई समझ में आ गया होगा। तो आज